किसी के माँ बाप को कोरोना से मार दे, जिंदगी भर वो हिंदू बनकर जिया हो और लास्ट स्टेज पर उसको ले जाकर बालू में दफनवा कर मुसलमान भी बना देंगे। और वो बालू में से आपने देखा होगा कोविड काल में कुत्तों ने भी नोचा। तो दिन भर सबको दर्द होता है, मगर शाम को वो जो धर्म की टानिक मिलती है ना, उससे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। मैं जिन्ना और सावरकर की सोच को इस देश में हावी नहीं होने दूंगा। लड़ाई विचारधारा की चल रही है, यहाँ पे लड़ाई कोई जाति धर्म का नहीं है। बाप दादाओं का इतिहास 60 रुपये महीने पेंशन लेने का नहीं रहा अंग्रेजों के डर से। एक छोटे से सिंपल साधारण आदमी से इनको इतना डर लगता है कि बनारस आने से पहले नजरबंद करा दिया जाता है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं भी बागी हूँ। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम फहीम खान है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बनारस में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट आबिद शेख हैं। आपको बता दें कि एनआरसी मूवमेंट में भी चढ़ बढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था और कई मामलों में एफआईआर तक इन्हें खाना पड़ा। हालांकि एक बात और बताएं कि बनारस स्टेशन जो है, जंक्शन जो है, उस जंक्शन पे बनारसी नाम जो है यानी कि उर्दू हटा दिया गया था। उसके लिए भी इन्होंने आंदोलन किया और उस नाम को इन्होंने दर्ज कराया और वहाँ लिखवाया, क्योंकि यूपी में योगी सरकार की शासन ने उस नाम को हटाने की कोशिश की थी। उसी पे बातचीत शुरू करेंगे। आबिद जी, ये बताइए कि जो स्टेशन यानी कि जंक्शन से जो उर्दू नाम हट गया था, उसके लिए आपने कितनी प्रयास की है? प्रयास हमने भी किया और हमारे साथियों ने भी किया, चढ़ बढ़कर। मतलब हमारा बनारस जो है ये साझी विरासत, साझी संस्कृति का बनारस है और यहाँ पे सब लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। जो भी सेकुलर माइंडेड लोग थे, सब ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने कहा ये बिल्कुल गलत है। इस दौर में जो एक खास तरह की सरकार है, खास तरह का शक भी होता है इनके ऊपर कि उर्दू बोर्ड हटाने का कोई कारण होगा। और जब इनसे पूछा जाता था तो यही कहते थे कि काम की वजह से हटाया गया है। तो दो भाषाएं और जो थी वो काम की वजह से नहीं हटाई गई, हिंदी और इंग्लिश जी। इसीलिए उन पर पूरी तरीके से शक था। और कई दफ़ा जो है हम लोगों को मिलने के बाद भी ये चूरन देते रहे, फिर भी हम लोगों ने चढ़ बढ़कर लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरी हद तक लड़ाई लड़ा और बोर्ड लगवा कर हम लोग माने। अच्छा, आपका एक बयान बड़ी वायरल हुआ था एनआरसी मूवमेंट के दौरान, जिसमें आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई सारी बातें कह दी थी। वो क्या मामला था? उसके बाद कई सारे एफआईआर में भी लिप्त हो गए आप। अब मैंने जो कहा था उस मामले में तो आपको जानकारी भी होगी, केस ख़त्म भी हो गए। मामला ये है कि वो जो कुछ करते हैं उनके बारे में हमने बयान किया और खुल कर किया। और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं भी बागी हूँ। जो उनका कारनामा है वो तो मुझे दिखाना पड़ेगा भाई। मैं किसी सियासी पार्टी का जो है चौनिया छाप मेंबर तो हूँ नहीं कि मैं इस चीज़ से बचूंगा, आपके सामने बोलूंगा नहीं, डरूंगा। ये सब नहीं होने वाला है हमसे। काशी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है और प्रधान काशी पहुंचते हैं या फिर कोई वीआईपी पहुंचता है तो पता चलता है कि आपको जो है कि नज़रबंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? योगी सरकार को आपसे क्या डर है? आखिर पता नहीं क्या डर है। डबल इंजन की सरकार, इतनी मजबूत सरकार हैं और उनके चाहने वाले, जिनको साफ लफ्ज़ों में भक्त बोला जाता है, इतनी उड़ी उड़ी सी बातें करते हैं, मगर एक छोटे से सिंपल साधारण आदमी से इनको इतना डर लगता है कि बनारस आने से पहले नज़रबंद करा दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई इतनी डरी हुई सरकार से मेरा मुकाबला हुआ है। इतना डरा हुआ सरकार हमने अब तक नहीं देखा। डबल इंजन की सरकार हो, जब चाहे बुलडोजर चला दे, जब चाहे कुछ कर दें। कानून और संविधान इनके नज़रिए से कुछ नहीं है। उसके बाद भी पता नहीं क्या है कि मुझे आने से पहले नज़रबंद करा देते हैं। एक चीज छोड़ दिया, जब चाहे एनकाउंटर भी करवा दे। हाँ, जब चाहे एनकाउंटर करा दे। और यूपी में है, योगी राज है, डर नहीं लगता है कि इस तरह के आंदोलन करने लगते हैं? जंक्शन से नाम अगर उर्दू जो लैंग्वेज में नाम हट जाता है उसके लिए आंदोलन करते हैं। योगी आदित्यनाथ को कई सारी बातें कहते हैं, कितने एफआईआर हो जाते हैं। डर नहीं लगता है कि एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, जेल जाना पड़ेगा? इस तरह की डर नहीं है क्या आपके अंदर? मुझे डर क्यों लगेगा? गरासमा को जीत, योगी जी के सरकार में है ना। गरासमा को जीत है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है घर वहीं बसाने की। समझ में आया आपको? हम क्यों डरेंगे? डरने घबराने वाले लोग थोड़ी। हमारा इतिहास डरने और घबराने का नहीं रहा। हमारा इतिहास 60 रुपये महीने, हमारे बाप दादाओं का इतिहास 60 रुपये महीने पेंशन लेने का नहीं रहा अंग्रेजों के डर से। वो लोग डरते हैं, सरकार में होने के बाद भी डरते हैं, जिनके बाप दादा 60 रुपये महीने पेंशन लेते थे। इसलिए आने से पहले भी नज़रबंद करा देते हैं। लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही है हमारी ना, और लड़ाई एक विचारधारा की चल रही है। यहाँ पे लड़ाई कोई जाति धर्म का नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। जिस देश में हमको मौलाना आज़ाद ने ये अहद देकर रोका हुआ था, और हमारे बाप दादा उस किस्म के थे भी नहीं कि सरहद पार कर जाते। हमारे बाप दादा ने मौलाना आज़ाद की बातों पे अहद ली और इसी मुल्क में देश की संविधान को, आइन को, दस्तूर को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई जिस हद तक लड़नी पड़ेगी उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बल्कि
मैं जिन्ना और सावरकर की सोच को इस देश में हावी नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरी बिसात है आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। आबिद जी, 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग मोहल्ले में जा रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं और 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। इन 9 साल में खास तौर में अगर बनारस की बात की जाए, काशी की बात की जाए, यहीं से सांसद है नरेंद्र मोदी जी, कितना बदला है काशी? काशी इतना बदला है, जो 50 रुपये में आरती होती थी वो 200 रुपये में हो रहा है। जो फ्री में जो है दर्शन होता था बाबा विश्वनाथ का, वो 1700 रुपये में हो रहा है। VIP कल्चर आ गया है। इन्होंने धर्म का धंधा किया है बनारस के अंदर, पूरी तरीके से धर्म का धंधा किया। जो काशी कॉरिडोर बना और 170 से ज़्यादा पुरानी हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोगों की मंदिरें गिराई गई और उसको गिराकर जो कॉरिडोर का जो ठेका दिया गया वो उद्योगपतियों साथियों के हाथ में दिया गया। लोग कहते हैं ना, और कुछ लोग कहते हैं ये बात कि देश में इस बार परिवारवाद की सरकार नहीं है, इस बार मित्रों की सरकार है। जो मित्रों के गोद में ये बैठते थे उन्हीं मित्रों का फ़ायदा पहुंचा रही हैं। अच्छा, बनारस में एक चीज़ देखा जाता है, फ्लाईओवर बड़ी बढ़िया बनाया गया है, लाइटिंग की गई है, क्या यही विकास है क्या? अब बनारस पूरा देश नहीं है ना भैया। अगर पूरा बनारस पूरा देश हो और हम ऐसे खुदगर्ज इंसान तो है नहीं कि अपने फ़ायदे के चक्कर में पूरे देश को जो है नाली में ढकेल दें। बनारस पूरा देश नहीं हो सकता। आप देश के हाल से भली भांति परिचित हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप पत्रकार महोदय हैं, आप जानते होंगे देश की स्थिति क्या है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार विपक्ष भी मजबूत होते जा रहा है। बिहार में आपने देखा बीते दिनों किस तरह से विपक्षी एकता की बैठक की गई, जिसमें लगभग 15 से ज़्यादा पार्टियां शामिल हुई। क्या लग रहा है, विपक्षी एकता मजबूत हो रही है क्या? विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर नीतीश से परहेज नहीं है तो मायावती से परहेज क्यों है? मैं विपक्षी लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर नीतीश से परहेज नहीं है, जिन्होंने कई बार जाकर उनकी थाली में खाना खाया, तो मायावती से किस बात की परहेज है? इस तरह की विपक्षी एकता मजबूत नहीं हो पाएगी। खैर, मैं इसके लिए चाहूँगा कि देश को अभी डाकुओं के हाथ से देश को छुड़ाना है तो किसी तरीके की एकता बने, देश पहले बच जाए, लोकतंत्र बच जाए, संविधान बच जाए, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बच जाए और जिन्ना और सावरकर की सोच के लोगों का सपना साकार न होने पाए, ये मैं चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव अब महज कुछ महीने बाकी हैं और उससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या लग रहा है, इस बार भी चुनाव जो है वो राम मंदिर और मस्जिद पे ही होगा क्या? और इनको आता क्या है? और कुछ आता है तो बता दीजिए। इनका पुराना इतिहास रहा है इसी चीज़ का। मंदिर और मस्जिद पे इनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे ये चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इनको लगता है कि हम किसी के माँ बाप को कोरोना से मार दे, ज़िंदगी भर वो हिंदू बनकर जिया हो और लास्ट स्टेज पर उसको ले जाकर बालू में दफनवा कर मुसलमान भी बना देंगे। और वो बालू में से आपने देखा होगा कोविड काल में कुत्तों ने भी नोचा। तो दिन भर सबको दर्द होता है, मगर शाम को वो जो धर्म की टानिक मिलती है ना, उससे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। और इनको पता है कि इसी टानिक से हम चुनाव जीतेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो कर्नाटक का जाल है पूरे देश में बवाल करने वाला है। कर्नाटक तो समझ ही गए होंगे आप, मध्य प्रदेश का रिजल्ट तो धीरे धीरे आ ही रहा है, आपको देखते रहिए क्या क्या होता है। यूपी के लोग और बनारस के लोग क्या करेंगे? लगभग 2 टर्म मोदी जी यहाँ से सांसद रह गए, विकास कार्य आपने देखा ही क्या हो रहा है। आपने कहा कि आरती का रेट बढ़ गया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर लोग घूमने जाते थे वहाँ भी जो है कि फ्री में जाते थे, वहाँ भी पैसा लग रहा है। तो क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी को एक्सेप्ट करेंगे क्या बनारस के लोग? इस पे तो बहुत ज़्यादा बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। अगर प्रधानमंत्री के सामने चैलेंज करना है तो हमें लगता है कि विपक्ष की कहीं कहीं कमजोरियाँ होती हैं कि जो डमी कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अगर मजबूत कैंडिडेट दें तो इतिहास रहा है, इसी बनारस के लोग बंधु राजनारायण ने रायबरेली में जाकर इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था, इसी बनारस के लाल ने। मगर विपक्षी पार्टियाँ कहीं ना कहीं नाकाम हैं इसमें, इसलिए अब किसी को खुदा किसी गधे को दूध भात खिलाए तो उसमें हमारा क्या जाता है। चलिए, हमारे साथ आबिद शेख बातचीत कर रहे थे, बनारस से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार हमेशा मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर के ये सड़क पे भी उतरते हैं। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के?